तो भारतीय जनता पार्टी और गोदी मीडिया को इस बात की तकलीफ है कि राहुल गांधी के मंच से प्रधानमंत्री मोदी और इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी पर ताना मारा गया, या जिस अंदाज में प्रधानमंत्री दुनिया भर के नेताओं को गले लगाते हैं और कुछ लोगों के हिसाब से गले पड़ते हैं, उन्हें तकलीफ इस बात की है कि मेलोनी और मोदी पर ताना मारा गया, या तकलीफ इस बात की है कि उन्होंने आरएसएस को जोकर बताया। भारतीय जनता पार्टी, ये कहा जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति की बखिया उधेड़ दी। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं दोस्तों, जिस तरह से संदीप दीक्षित ने प्रधानमंत्री मोदी और मेलोनी के बारे में एक ताना कसा, दैट वॉज इन बैड टेस्ट, नहीं कहा जाना चाहिए था। मगर हकीकत यह है दोस्तों कि जो भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर आपत्ति जाहिर कर रही है, उसे अपने गिरेबान में झांक कर देखना पड़ेगा। आए दिन आप जिस तरह से महिलाओं का अपमान करते हैं, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे सत्ता से सवाल पूछने वाली पत्रकारों, आपको कोई अधिकार नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चुनावी सभा में इंडिया गठबंधन के नेताओं के बारे में कहा था, जाकर मुजरा करो। क्या प्रधानमंत्री को नहीं पता कि मुजरा कौन करता है? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड में कोई महिलाओं के प्रति आपको अपमान नहीं दिखाई देता है? आज जो गोदी मीडिया ये कह रहा है, और सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी ने कल जो भाषण दिया, जो जोरों से वायरल हुआ है, सीधा सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आखिर क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी को झूठ का सहारा लेना पड़ता है? भाजपा कह रही है कि राहुल गांधी ने अपमान किया राष्ट्रगान का, जो झूठ है, ऐसा हुआ ही नहीं है। उसकी हम चर्चा करेंगे, मगर सबसे पहले हम बात करना चाहते हैं मोदी और मेलोनी और आरएसएस की, जिस पर बवाल हो गया है दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं वो वायरल क्लिप जिसमें राहुल गांधी मजाक बना रहे हैं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री दुनिया भर के नेताओं को गले लगते हैं, और अंत में जाके संदीप दीक्षित मेलोनी और मोदी के बारे में एक ताना कसते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। मगर जैसे मैंने कहा ना, मिर्ची किस बात की लग रही है, गले लगने की या मोदी मेलोनी की? सबसे पहले वो क्लिप देखिए जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है। इनका पता नहीं कहां से इनके दिमाग में घुस गया, अब अजीब चीजें घुस जाती है, बट इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस फॉरेन पॉलिसी। एक चीज पूछ सकता हूं? हाँ, मेलोनी समझ के तो नहीं पकड़ा था? I have not reached there yet. अब मैं आपको बताना चाहता हूं यहां राहुल गांधी किस चीज का जिक्र कर रहे थे। याद कीजिएगा दोस्तों, प्रधानमंत्री जब भी विदेश जाते हैं तो किस तरह से दुनिया भर के नेताओं से मिलते हैं। यूएई के राष्ट्रपति से जब प्रधानमंत्री मिले थे तो निहायत ही फिल्मी अंदाज में मिले थे। और ये कब मिले थे? जब ईरान और अमेरिका के बीच में जंग चल रही थी, जब यूएई अमेरिका का साथ दे रहा था, तब प्रधानमंत्री पिछले 70 साल की विदेश नीति को धराशायी करते हुए, उसकी बखिया उधेड़ते हुए यूएई के राष्ट्रपति से इस कदर गले लगते हैं। और राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं इसका मजाक बनाया था। मगर हां, बाद में संदीप दीक्षित ने मेलोनी और प्रधानमंत्री मोदी पर एक टिप्पणी की जो उन्हें नहीं करना चाहिए था, मगर उसके बाद बवाल मच जाता है। पूरा गोदी मीडिया लग जाता है उस एक बयान पर, राहुल गांधी पर प्रहार करता है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, ये दोहरे मापदंड आते कहां से हैं? वाहियात निशिकांत दुबे संसद के अंदर खड़े होकर पंडित नेहरू को अय्याश बता देता है, इंदिरा गांधी सोनिया गांधी पर अपशब्द कहता है। अब संदीप दीक्षित ने प्रधानमंत्री मोदी और मेलोनी पर ताना मारा, तो भारतीय जनता पार्टी के इस सांसद जो संसद में खड़े होकर झूठ बोलता है, सीधे प्रहार कर रहा है देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर। कह रहे हैं कि राहुल गांधी, इसे आप क्या कहते हैं, जठराग्नि या कामाग्नि? आप सोच सकते हैं ये व्यक्ति जो संसद के अंदर झूठ बोलता है, देश की प्रधानमंत्री के साथ कामाग्नि जैसा शब्द जोड़ रहा है। यानी कि जब गिरने की बारी आती है तो भाजपा के नेता सभी हदों को पार कर देते हैं। अफसोस की बात यह है कि भाजपा का यह वाहियात सांसद
इस तस्वीर को कामाग्नि के साथ जोड़ रहा है, जबकि फिदेल कास्त्रो इंदिरा गांधी को अपनी बहन के तौर पर मानते थे। यह वो पूरा वीडियो है जिसमें फिदेल कास्त्रो उन्हें गले लगाते हैं। निशिकांत दुबे को पता होना चाहिए कि गले लगने और गले पड़ने में जमीन आसमान का फर्क होता है। रमेश बिथोड़ी ने क्या क्या नहीं कहा था, और वो भी संसद के अंदर। अरे इनके प्रवक्ता हैं गौरव भाटिया, प्रेम शुक्ला, शहजाद पूनावाला, ये लोग गालियां देते हैं साहब। तवाइफ की औलाद किसने कहा था? हालांकि तवाइफ शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था प्रेम शुक्ला ने। क्या मुझे आपको बतलाने की जरूरत है कि गांधी परिवार के बारे में गौरव भाटिया ने ग शब्द से क्या कहा था, वो भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में? ग से। मेरे मुंह से वो शब्द नहीं निकल रहा, मगर कम से कम शायद आप समझ सकते हैं शब्द का क्या मतलब है। सुनिए क्या कहा था गौरव भाटिया ने। दूसरी बात देखिए, एक तस्वीर है तो एक आपको बात बता दूं, आज पूरा देश कह रहा है जॉर्ज सोरेस और राहुल गांधी सांडोज, ये सांडोज हैं, ठीक है। ये देखिए लिखा हुआ है गांडोज। अब गांडोज क्या है? आप देखिए, कोई विदेशी ताकत जो कि कहती है $1 बिलियन में मैं यहां पे अस्थिरता फैलाऊंगी। तो मैं फिर पूछना चाहता हूं कि क्या महिला सम्मान पर इन्हें कहने का अधिकार है? और प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि राहुल गांधी ने आरएसएस को बंच ऑफ जोकर्स बताया। मिर्ची इस बात की लग रही है। सुनिए राहुल गांधी ने कैसे प्रहार किया था। That is cowardice. And frankly, I must tell you, a lot of people in India, and this is something that has disturbed me, a lot of people in India have been behaving like cowards. So many people. They have been behaving like cowards against this cowardly force. Now I can understand if you are fighting the British Empire and suddenly you say, I'm feeling a bit scared. But you're fighting a bunch of jokers. How can you feel scared? और राहुल गांधी यहां नहीं रुके थे। राहुल गांधी ने यह तक कह दिया कि आरएसएस अडानी की गुलाम है। प्रॉब्लम यहां हो रही है। सुनिए क्या कहा था राहुल ने। आरएसएस क्या था? आरएसएस जो छोटा बिजनेसमैन था, मैंने स्टडी की बात, जो छोटे छोटे बिजनेस वाले थे, मिठाई की दुकान चलाते थे, सोनार थे, लोहार थे, इनकी फोर्स थी। उनको तो उन्होंने धोखा दे दिया, मार दिया। वो तो सब मर गए। आरएसएस ने डीमोनेटाइजेशन कर दिया, जीएसटी कर दी, और अपने ही लोगों को धोखा दे दिया, खत्म कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत वाजपेयी जी के टाइम में प्रमोद महाजन ने की। कैपिटल इंजेक्शन को आरएसएस के अंदर उसने डाला, पहला फर्स्ट स्टेप। और सेकंड स्टेप नरेंद्र मोदी। फाइनल कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ आरएसएस और नरेंद्र मोदी। इट्स ऑब्वियस। आरएसएस एज original force is dead. We are not fighting. They're finished. They're gone. Now, RSS is an instrument of large capital. They are servants of Mr. Adani, just like Mr. Modi is servant of Mr. Adani. और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। और जाहिर सी बात है, राहुल गांधी के इस बयान के बाद आरएसएस में खलबली मच गई है। आरएसएस कह रही है कि राहुल गांधी शालीनता की सभी हदें पार कर जाते हैं। सुनिए इस बारे में आरएसएस के नेता क्या कह रहे हैं। मैं समझता हूं कि लोकतंत्र ये शालीनता की अभिव्यक्ति है। सभ्य रहना, संयमित रहना, अपने बात को और तर्क को वजन से रखना, पर इसका मतलब गाली गलौज करना नहीं। राहुल गांधी इस मर्यादा का पालन नहीं करते। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यह विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है। भारत देश को, उसकी जनता को संघ पर विश्वास है। इसलिए संघ के स्वयंसेवकों ने जो भी संगठन खड़े किए,
चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे वो विद्यार्थी परिषद हो, मजदूर संघ हो, भारतीय जनता पार्टी हो, वो ये सब दुनिया के सबसे बड़े संगठन होकर के सामने आ गए। उस संघ के नेताओं को जोकर कहना, ये राहुल गांधी का मानसिक दिवालियापन है। उनके पास तर्क नहीं है, उनके पास में गाली है। वो प्रधानमंत्री जी के लिए भी बहुवचन में नहीं बोलते, आदर से नहीं बोलते, वो गली के गुंडे की भाषा में बोलते। मैं समझता हूं कि सभ्य शालीनता का वह अपमान करते और उसमें से वो अपनी कंगाली दिखाते हैं तर्क के बारे में। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वो लंबे समय तक कांग्रेस का नेतृत्व करें, वह विपक्ष के नेता बने रहें। इससे कांग्रेस की प्रगति होना असंभव होता रहेगा और राष्ट्रवादी शक्तियों का वर्चस्व बना रहे। हकीकत यह है दोस्तों कि राहुल गांधी ने अपने इस भाषण में भारतीय जनता पार्टी की कमजोर रग पर वार किया है। अडानी, आरएसएस, फॉरेन पॉलिसी, उसमें भाजपा की नाकामियां, इस पर राहुल गांधी ने प्रहार किया है। राहुल गांधी ने कहा है कि जब आपका मकसद एक व्यक्ति का महिमा मंडन हो, उसके कद को बढ़ाना हो, तो विदेश नीति में तो नाकामी आएगी, फॉरेन पॉलिसी में फेलियर का सामना करना पड़ेगा। सुनिए राहुल ने क्या कहा। इमेजिन हुआ क्या, एक साइड ईरान में युद्ध होता है, हिंदुस्तान के लिए अगर हिंदुस्तान अपनी स्ट्रेंथ को समझता और अगर हिंदुस्तान का नेता इंदिरा गांधी जी जैसा होता तो हिंदुस्तान के लिए दुनिया में सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आई। कौन सी कि भैया ईरान हमारा पुराना दोस्त, अमेरिका हमारा दोस्त, रशिया हमारा दोस्त, चलो भैया हम रेलेवेंट बन जाते हैं, इनकी दोस्ती बनाते हैं। हुआ क्या? नहीं हुआ क्या, पाकिस्तान ने हमें जगह उठा के ले गया। जो मीडिएटर पाकिस्तान बन गया और हिंदुस्तान, मोदी जी देखते रह गए। ये हुआ क्या भाई, ये कैसे हुआ? और सबसे बड़ी बात दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ये कह रहा है कि राहुल गांधी ने राष्ट्रगान का अपमान किया है। सरासर झूठ। मैं आपको बताता हूं क्या होता है। राष्ट्रगान चलाया जाता है, संदीप दीक्षित कहते हैं कि अब राष्ट्रगान चलेगा, पूरा राष्ट्रगान चलता है, और जब राष्ट्रगान खत्म हो जाता है तो राहुल गांधी आसपास लोगों से हाथ मिलाना शुरू करते हैं। मगर तभी अचानक वो राष्ट्रगान जो खत्म हो गया था, अचानक कोई फिर से चला देता है और 2 या 3 सेकंड के बाद वो खत्म भी हो जाता है। मगर भाजपा कह रही है कि राहुल गांधी राष्ट्रगान का अपमान कर रहे हैं। अरे भाई, कम से कम राजनीति करने के लिए झूठ का सहारा तो लेना बंद करो। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि भाजपा किस क्लिप का इस्तेमाल कर रही है राहुल गांधी पर प्रहार करने के लिए। देखा जाए। राहुल जी एक सेकंड राहुल जी, एक आखिरी, राहुल जी बस एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं। क्या ऐसा वाकई हुआ था कि राष्ट्रगान पीछे चल रहा था और राहुल गांधी चलने फिरने लग गए थे? नहीं, जैसे मैंने बताया, राष्ट्रगान खत्म हो गया था। उसके बाद राहुल गांधी जैसे ही हाथ मिलाना शुरू करते हैं, फिर अचानक चलना शुरू हो जाता है और फिर बंद भी हो जाता है 2 सेकंड में। जितने की क्लिप आपको बीजेपी ने दिखाई है, और जाहिर सी बात है गोदी मीडिया को टूल किट मिल गया है, मेलोनी के नाम पर राहुल गांधी पर हमला करो। जबकि आप जानते हैं यह आपत्तिजनक बात संदीप दीक्षित ने कही थी, जो उन्हें नहीं कहनी चाहिए थी। मगर मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं कि इस गोदी मीडिया का खून तब क्यों नहीं खौलता जब निशिकांत दुबे, स्वयं प्रधानमंत्री, तमाम बड़े बड़े नेता अपमान करते हैं। इनके अपने डिबेट्स में अपमान किया जाता है। ये लोग कुछ नहीं कहते हैं। ऐसे प्रवक्ताओं को धकिया के बाहर कर देना चाहिए, मगर नहीं साहब, ये लोग नहीं करते हैं वो। और दोस्तों, उसके बाद क्या होता है, यही विपक्ष के जो प्रवक्ता है ना, वो जाकर रुदाली करते हैं। मैं आपको एक क्लिप दिखाना चाहता हूं। यह डिबेट हो रहा है एक न्यूज चैनल में। पापा की परी
वाहियात शब्दों का इस्तेमाल करते हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया के लिए। अनुराग भदौरिया डिबेट से बाहर आते हैं, क्लिप बनाते हैं कि देखिए मेरे बारे में क्या क्या कहा, मैं भी जवाब दे सकता था। तो भदौरिया साहब, आपको इतनी क्या ललक है, क्या भूख है गोदी मीडिया में बार बार जाने को लेकर? मैं नहीं भूला हूं, आज से कई दिनों पहले, यह सबसे पहले मैंने कहा था कि विपक्ष को गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स में नहीं जाना चाहिए था। तब आपने आपत्ति जाहिर की थी। अब आप रुदाली कर रहे हैं कि आपके साथ बदतमीजी की गई है। तो जाते क्यों हैं? और जाते तो जाते हैं, इन्हीं गोदी मीडिया पत्रकारों के घरों में जाते हैं लोग, इनके बर्थडे पार्टीज में जाते हैं, इनके हाउस वार्मिंग समारोह में जाते हैं, यानी कि प्राइम टाइम में भी जलील होते हैं और उसके बाद इनके घरों में भी जाते हैं। तो ये दोगलापन लाते कहां से हैं ये विपक्ष के नेता? सुनिए किस तरह से जलील किया गया था अनुराग भदौरिया को। मैंने अपने जीवन में नहीं देखा है। आप मुझे बोलने आवाज बंद कीजिए इनकी। इतना पाखंड मैंने अपने जीवन में नहीं देखा है। इतनी हिम्मत नहीं है इस आदमी की कि ये इस्तीफा मांग ले वहां के मुख्यमंत्री का, क्योंकि शिक्षा मंत्री कोई और नहीं, वही प्रभु हैं। इतनी हिम्मत नहीं है इस आदमी में। ये तो आप लोगों का चाल चरित्र और चेहरा है। मैं फिर कह रही हूं, मैंने धर्मेंद्र प्रधान का तब भी इस्तीफा मांगा जब नीट का पेपर लीक हो गया था। 12 मई को मैं वाहिद वो एंकर थी और यहां मैं एजेंडा नहीं चला रही हूं। आप जैसे धूर्त लोगों को एक्सपोज कर रही हूं, आप जैसे पाखंडियों को एक्सपोज कर रही हूं। पाखंड की पराकाष्ठा है आप लोग। हिम्मत नहीं है, मुंह में दही जम गया इस आदमी के कि एक बार शिक्षा मंत्री के वहां का इस्तीफा मांग ले, नहीं मांग पाएगा। धूर्तता की हद होती है किसी चीज में। निखिल, नाउ आई गिव यू दिस, मत कीजिए। मैं बहुत देर से इंतजार कर रही थी। आप लायक नहीं, आप कर ही नहीं सकते हैं। और यही जो पत्रकार है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, याद कीजिएगा, इन्होंने कंचना यादव के बारे में जाति सूचक टिप्पणी की थी। मैं समझ नहीं पाता हूं आपको जरूरत क्या है इस मीडिया की। अगर आप जाना बंद कर देंगे, अगर इंडिया गठबंधन पूरी तरह से गोदी मीडिया को बॉयकॉट कर देगा, इनकी क्रेडिबिलिटी पहले ही किसानों ने, उसके बाद जेनजी ने खत्म कर दी है। आपको क्यों बार बार जाना है? या इंडिया गठबंधन के नेताओं को लगता है कि जब तक हम गोदी मीडिया में नहीं जाएंगे, आपका वजूद जो है उसके कोई मायने नहीं रह जाएंगे? अब मैं आपको सुनाना चाहता हूं, कंचना यादव जो बहुत बेबाकी से अपने पार्टी की बात रखती हैं गोदी मीडिया में जाकर, जो मेरे हिसाब से नहीं जाना चाहिए, वो यहां पर शिकायत कर रही हैं कि किस तरह से गोदी मीडिया के एक पत्रकार ने उनके साथ बदतमीजी की। तो एक बार फिर कंचना जी, आपको जाने की जरूरत क्या थी? सुनिए कंचना क्या कह रही हैं। मैं यह वीडियो डाल रही हूं क्योंकि अभी मैं एबीपी न्यूज पर चित्रा त्रिपाठी जी के साथ डिबेट में बैठी हुई थी। रांची झारखंड प्रोटेस्ट पर डिबेट था। मैडम ना कांग्रेस के प्रवक्ता की बात सुनी, मैडम ना जेएमएम की प्रवक्ता की बात सुनी, मैडम ना मेरी बात सुन रही है। मैंने जब उनसे कहा कि 98% मांगों को मान लिया गया है, तो कह रही कैसे 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 कैसे, और सुनने को तैयार नहीं है। मतलब कह रही है कि ड्रामा कर रही हूं मैं, ड्रामा कर रही हूं मैं। अरे आपके हर एक सवाल का जवाब दे रही हूं मैं, लेकिन आपको सुनना नहीं है, क्योंकि आपका एरोगेंस, आपका एटीट्यूड, आपका ईगो और आपका मेकअप, इसके अलावा आपको कुछ दिखाई नहीं देता है। और हम विपक्ष के लोग ना खाली नहीं बैठे हैं जो आपके चैनल पे आकर सिर्फ चेहरा दिखाएं और बात मुझे करने का मौका नहीं मिले। तो सुनने, अगर आप आज आपको झारखंड पे डिबेट करना था तो दूसरे पक्ष को भी सुनना था। हमेशा ऑर्गेनाइज चीजें नहीं होती है, हमेशा आपके फेवर में चीजें नहीं होती हैं। ये डिबेट कोई ऐसा नहीं है कि आपके ही अनुसार चले और आप ही की तरह के बोलने वाले लोग आए, आप जो चाहें वही बोले, आप जो एजेंडा क्रिएट करना चाहें वही एजेंडा क्रिएट हो। आप किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का जो है सहयोग कर सकती हैं, आप किस तरह से पीआर कर सकती हैं भारतीय जनता पार्टी का, आप किस तरह से झारखंड सरकार को घेर सकती हैं। और ये तभी होगा जब विपक्ष को बोलने नहीं देंगी। और जब विपक्ष को बोलने नहीं देना, मैडम मत बुलाइए विपक्ष को, मत बुलाइए, नहीं आने को तैयार हैं हम। या इज्जत से बात करिए, सब बुलाएंगे, सवाल पूछेंगे, जवाब मिलेगा और हर बात का जवाब मिलेगा, ऑनेस्टी से जवाब मिलेगा। जहां गलती होगी वहां एक्सेप्ट करेंगे और जहां नहीं होगी ना, वहां आपका मेकअप देखकर काम नहीं चलाएंगे हम। तो चुपचाप अगर विपक्ष आए तो उसको डिबेट करने दीजिए और उसको बोलने दीजिए, और इस तरह से आपका एटीट्यूड नहीं चलेगा। तो ये दोहरे मापदंड नहीं चल सकती। या तो आप पूरी तरह से बॉयकॉट कीजिए या जाते रहिए, जलील होते रहिए। आपको समझना पड़ेगा कि ये जो डिबेट्स होते हैं उसके पीछे की सोच क्या है। डिबेट्स को इस तरह से, उसकी ऐसी संरचना की जाती है, डिबेट्स को इस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है कि उसके जरिए विपक्ष ही खलनायक लगे, विपक्ष का ही मजाक बनाया जाए, सत्ता से कतई सवाल ना हो,
इन डिबेट्स का यही मकसद होता है, तो फिर विपक्ष के नेता इन डिबेट्स में जाते क्यों हैं? क्योंकि इनका मकसद सिर्फ सुपारी लेकर विपक्ष पर प्रहार करना है, राहुल, अखिलेश, तेजस्वी पर प्रहार करना है। तो आप, और जब आपके पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को इस तरह से जलील किया जाता है, तो आपकी क्या मजबूरी है इन चैनल्स पर जाने की? मगर इस मंच पर हम डंके की चोट पर सवाल करते हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।